नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे बहू ने जब अपनी अम्मा को चटक-मटक बन के पार्टी में जाते देखा तो होश उड़ गए। जब अम्मा जी के दोस्तों को देखा तो उन्हें विश्वास ही न हुआ कि अम्मा जी के दोस्त आखिर ये लोग कैसे हो सकते हैं। आखिर कौन थे वे लोग जो अम्मा जी के अभी नए नए दोस्त बने थे। अम्मा, कितने दिनों से कह रही हूँ, मकर संक्रांति का समय आ रहा है, आंगन को गोबर से लीप दो, पर आप सुन ही नहीं रही हैं, या फिर सुनकर भी अनसुना कर रही हैं। बार बार एक ही बात कहने की मेरी आदत नहीं है। अब मैं कोई नई बहू नहीं जो आपकी बातों को सुनती रहूंगी, समझी। आपके वो पुराने दिन अब गुजर गए, इसीलिए जो कहती हूँ एक बार सुनो और फटाफट करो, वरना खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आप क्या चाहती हैं? आपके पोते पोतियों के सामने आपको चार बातें कहूँ तब अच्छा लगेगा। सुजाता अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बहू, बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम नई बहू बनकर कितने ही दिन रही? अरे, 6 महीने तुम्हें हुए नहीं थे कि तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और तुमसे भी शिकायत करके क्या फ़ायदा, जब अपना ही बेटा नालायक हो तो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, हर वक्त मैं यही सोचती रही, पर तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। बस यही अफसोस है। सुजाता बोली, लो कर लो बात। दुनिया से जाने का समय आया और इन्हें अपनी पड़ी है। अरे, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, तो अब मुझसे क्या चाहती हैं? कि मैं दिन रात आपकी सेवा करती रहूं? कमला जी बोली, बहू, जब मैंने बेटे की शादी की थी तो क्या उस समय भी मेरी उम्र 70 साल थी? अरे, मेरे पति की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। मैंने अपने दम पर अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। सोचा बच्चों की शादी करूंगी, घर परिवार बड़ा होगा तो सब मेरे बारे में सोचेंगे, पर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब देख लो, जब मेरी उम्र आराम करने की है तब भी तुम मुझसे काम करवाती रहती हो। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी क्या तुम उनसे घर की साफ सफाई, आंगन लीपना और कपड़े धुलवाना ये सब करवाती? सच कहते हैं लोग, एक माँ का दर्द बेटी ही समझ सकती है। काश भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी होती। अगर आज मेरी भी कोई बेटी होती तो उसे भी मेरा दुख दिखाई देता, पर मेरी इतनी फूटी हुई किस्मत है कि भगवान ने मुझे बेटी दी ही नहीं। तो तुम मेरा दर्द भला क्या समझोगी? कहते कहते कमला जी की आंखें नम हो गईं। समय बीतने लगा। कमला जी के पोते पोती बड़े होने लगे। बेटे बहू तो उन्हें समय देते ही नहीं थे, पर पोते पोती उनके साथ हंसी ठिठोली करते रहते थे। एक दिन कमला जी अपनी उम्र की कुछ औरतों के साथ मंदिर में बैठी हुई थीं, तो वहीं उनकी पुरानी सहेली मीना जी बैठी थीं। उन्होंने कहा, कमला बहन, मैं अपने पोते पोतियों के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। ये बात सुनकर वहां बैठी सभी महिलाएं हैरान हो गईं। कमला जी बोली, मीना बहन, क्यों बुढ़ापे में अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? वहां ठंड होती है, क्या जरूरत है जाने की? मीना जी बोली, घर में बैठे बैठे कौन सा मैं आग सेकती रहती हूँ, दिन रात हर किसी की जली कटी बातें सुनती हूँ। बहुत सह लिया था, फिर एक रोज मैंने फैसला कर लिया और सबके सामने अपना फैसला सुना दिया कि मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। और एक बार अपनी आवाज बुलंद क्या की, सबको मेरी बात माननी पड़ी। आखिर क्यों नहीं मानेंगे? रह तो रहे हैं मेरे ही घर में। क्या वो घर बहू अपने दहेज में लेकर आई थी?
बाकी की औरतें हैरानी से उन्हें देख रही थीं। तो मीना जी बोली, कमला बहन, मैं तो कहती हूँ न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, उससे पहले जो भी अपनी ख्वाहिश हैं उसे पूरी कर लो, क्योंकि पहले हम अपने सास ससुर, फिर पति, उसके बाद बच्चों की सुनते रहे, पर हमारे बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। थोड़ी देर बाद अब सभी अपने अपने घर जाने लगे, तो कमला जी के दिमाग में मीना जी की बातें घूम रही थीं। अब कमला जी भी सुजाता की बातों को टाल देती थीं और ज्यादा वक्त अपने पोते पोतियों के साथ बिताती थीं। सुजाता अपने बच्चों के सामने अपनी सास को कुछ कह नहीं पाती थी, जिसका कमला जी भरपूर फायदा उठाती थीं। जैसे जैसे समय बदल रहा था, कमला जी का रहन सहन भी बदलने लगा। एक दिन वो कान में ईयरफोन लगाकर भजन सुन रही थीं। हे भगवान, ये अम्मा जी को क्या हो गया है? जरा देखो तो इन्हें, कुछ काम कहो तो सुनाई नहीं देता है, और यहाँ बैठकर न जाने क्या सुन रही हैं। थोड़ी इज्जत क्या दे दी, यह सर पर बैठने लगीं। रुक जाओ, इतना कहकर वह अपने पति रमेश के पास गई। अरे, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? कब से बड़बड़ा रही हूँ, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सारी दुनिया इस फोन में ही समेटे रहो। रमेश बोला। अरे क्या हो गया भाग्यवान? सुजाता बोली, मैं यहाँ चिल्लाए जा रही हूँ और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कान में क्या तेल डालकर बैठे हो? मैं किसी को भी कुछ कहूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। रमेश बोला, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? सुजाता बोली, हाँ, मेरा बोलना तो आपको चिल्लाना ही लगेगा। अरे, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपकी माँ को हुआ क्या है? इस घर की या घर वालों की कोई चिंता है कि नहीं? जैसे ही माँ की बात आई, रमेश फोन को एक तरफ रख के बोला, माँ को क्या हो गया? भली चंगी तो दिख रही हैं। सुजाता बोली, देखो, जहां माँ की बात आई, कैसे कान खड़े हो गए, और मैं कुछ भी कहती रहूं, तुम्हें सुनाई ही नहीं देता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ अम्मा जी को फिर से मेरे कामों में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती रहती हैं। और एक बात आपने गौर किया है, अम्मा जी ने सूट पहनना शुरू कर दिया है। और भजन कीर्तन की जगह नेहा कक्कर और उसके भाई के गाने सुनती हैं। ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगता? रमेश बोला, अच्छा, तो ये बात है। सुजाता, इतने सालों तक अम्मा ने कभी तुम्हारी शिकायत मुझसे नहीं की, और मैं भी तुम्हारी वजह से कभी उनका बचाव नहीं किया। फिर आज तुम मुझसे शिकायत क्यों कर रही हो? सीधे सीधे अम्मा से क्यों नहीं पूछ लेती? सुजाता बोली, तुमसे तो बोलना ही बेकार है, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। बस इतना याद रखो कि हम दोनों के बीच में कभी मत आना। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। कमला जी के दो बेटे, रमेश और दिनेश। रमेश को दो बेटे और दिनेश को एक बेटा एक बेटी थे। कमला जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जब बहुएं आईं तो कमला जी को लगा अब घर में उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। पर हुआ क्या, दोनों बहुएं बड़ी कड़क मिजाज की, दिन रात उनसे बस काम लेती थीं और सेवा के नाम पर 2 रोटी दे दिया करती थीं। कुछ दिनों से कमला जी में आए बदलाव के कारण दोनों बहुएं परेशान थीं। जब तक कमला जी उन लोगों के इशारों पर चलती रहीं, वो खुश थीं। जैसे ही उनकी सास ने अपने लिए जीना शुरू किया, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रोज कमला जी तैयार होकर बाहर आईं, तो सब लोग देखते ही रह गए। शिफॉन की साड़ी, आंखों पर चश्मा, बाल खुले हुए,
बिल्कुल टिप टॉप होकर कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थीं। सुजाता कुछ कहती उससे पहले ही कमला जी बोलीं, बहुरानी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने बाहर जा रही हूँ। मेरा लंच मत बनाना। बाय बाय। इतना कहकर वो निकल गईं। बेटे बहू अम्मा जी को देखते ही रह गए। दिनेश रमेश से बोला, भाई ये अपनी अम्मा हैं। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। तभी सुजाता बोली, हम न कहते थे अम्मा जी बहुत बदल गई हैं, लेकिन तुम दोनों भाई सुनने का नाम ही नहीं लेते हो। रमेश बोला, अब तो अम्मा से बात करनी ही पड़ेगी। और ये नए दोस्त कौन आ गए हैं? छोटी बहू मधु बोली, बात छोड़िए जेठी जी, चलिए पीछा करते हैं। सब ने हाँ में हाँ मिलाया। हाँ हाँ चलो चलते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अम्मा जी का पीछा करना शुरू किया। करीब 1-2 किलोमीटर चलने के बाद अम्मा जी एक छोटे से रेस्टोरेंट में चली गईं। अब अंदर पहले कौन जाए? सब लोग बस यही बात कर रहे थे। अचानक दिनेश बोला, रमेश भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले आपको अंदर जाना चाहिए। रमेश बोला, अच्छा, लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो हमारी माँ हैं, तो सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। दिनेश बोला, भाभी आप क्यों नहीं जाती हैं? आपसे तो अम्मा बहुत डरती हैं। सुजाता बोली, वाह देवर जी, बड़ी इज्जत दे रहे हो मुझे। और माँ भी तुम लोगों की है, तो बलि का बकरा मुझे क्यों बना रहे हो? रमेश झट से बोला, हाँ दिनेश, तुम छोटे हो, तुम जा सकते हो। दिनेश की पत्नी बोली, जेठ जी ये क्या बात हुई? इतने दिन फायदा आप लोगों ने अम्मा का उठाया, और जब सामना करने की बारी आई तो आप मेरे पति को आगे क्यों कर रहे हैं? पत्नी की बात सुनकर दिनेश को हिम्मत आई और उसने कहा, हाँ भैया, चलेंगे तो दोनों साथ ही चलेंगे, वरना नहीं। आखिरकार हिम्मत करके दोनों भाई अंदर गए। वहां का मंजर देखकर दोनों मौन हो गए। पीछे से दोनों बहुएं भी आईं तो देखकर हैरान रह गईं। कमला जी अपने चारों पोते पोतियों के साथ बैठकर बर्गर और फ्रेंच फ्राई पार्टी कर रही थीं। अचानक से बच्चों की नज़र माता पिता पर गई तो उन लोगों ने दादी को इशारा किया। अम्मा जी बोली, वाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। रमेश झट से बोला, अम्मा, इनवाइट नहीं, इनवाइट। कमला जी अपना चश्मा उतारती हुई बोली, हाँ हाँ वहीं। मुझे तो बड़ा ज्ञान देते थे कि बिना बुलाए किसी के पार्टी में नहीं जाते। फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों भाई चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो सुजाता बोली, अम्मा जी, हमने सोचा कि हम भी पार्टी कर लें, पर आपके नए दोस्त कहाँ हैं? कमला जी मुस्कुराकर बोली, ये तो बैठे हैं। रमेश बोला, ये चारों, ये तो आपके पोते पोती हैं। कमला जी बोली, हाँ, तो पोते पोती फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? दिनेश बोला, अम्मा क्या ये सब अच्छा लगता है? आपने अपना पहनावा बदल लिया, यहाँ तक कि बच्चों को भी बिगाड़ रही हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमने अपनी माँ को ढंग से रहना नहीं सिखाया। बच्चे बोले, पापा, दादी ने आप लोगों को रहना सिखाया था या आप लोगों ने दादी को? दिनेश ने अपने बच्चों को डांटा तो कमला जी बोली, क्यों, तुम लोगों में से कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा? अब ये बच्चे अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? रमेश बोला, यहाँ सीन क्रिएट करने से अच्छा है कि हम घर चलकर बात करें। अम्मा, घर चलिए, लोग हमें ही देख रहे हैं। सुजाता और मधु ने कमला जी का हाथ कसकर पकड़ा और जबरदस्ती वहां से खींचकर घर लेकर आईं। अंदर आते ही
कमला जी ने एक झटके से अपना हाथ अपनी बहू से छुड़ाया और बोली, छोड़ो मुझे, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। सुजाता बोली, पर हरकतें तो आप बच्चों जैसी ही कर रही हैं। कमला जी उदास हो गईं और बोली, तुम्हें पता है बहू, घर में मैं सबसे बड़ी थी, पूरे दिन छोटे भाई बहनों को संभाला करती थी। मेरी शादी 13-14 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैंने अपना बचपन जिया ही नहीं। जिम्मेदारियां निभाते निभाते बचपन और जवानी दोनों कब खत्म हुए पता भी नहीं चला। जो मेरी सास और पति पहनने और खाने के लिए देते, मैं चुपचाप उसे स्वीकार कर लेती। जैसे मुझे रखा जाता, मैं वैसे ही रहने लगी। मन तो मेरा भी जीने का करता था, पर क्या करती, चूल्हे चौके से फुर्सत मिलती तब ना। अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब जीने की इच्छा जागी तो पति का साथ छूट गया, फिर बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई। बाद में तुम लोगों को जब लेकर आई तो सोचा कि अब तुम लोगों के साथ नई जिंदगी जीऊंगी, पर तुम लोग बहू ना बनकर मेरी कड़क सास बन गई। मैं कहती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? जब मेरे पोते पोती ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं खुश क्यों नहीं रह सकती? लोग कहते हैं वक्त लौट कर नहीं आता, पर मैंने वक्त को दोबारा बुलाया। अब दोबारा मैं अपना बचपन जीना चाहती हूँ। न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए मैंने इन्हीं चारों से दोस्ती कर ली। मैं चाहती तो मैं भी एक कड़क सास बनकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर ये घर मेरा है। ऊपर के 3 मंजिलों का किराया जो हजारों में आता है, वो भी तो मेरा ही है। पर मैंने कभी तुम लोगों से नहीं मांगा। तुम लोगों ने जैसा मुझे रखा मैं रहती रही, पर अब नहीं। अब मैं भी जीना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को ये सब मंजूर नहीं तो मेरे घर को खाली कर दो। दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो सुजाता बोली, अरे ऐसे कैसे खाली कर दें इस खंडर जैसे घर को? घर तो हमने बनाया था, फिर ये आपका कैसे हो गया? मधु बोली, अम्मा जी, कपड़े बदल लेने से इंसान की किस्मत नहीं बदल जाती। शुक्र बनाओ हमारा कि हमने आपको घर से बाहर नहीं निकाला, पर आपकी हरकतों से हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। सुजाता का बेटा विवेक बोला, चाची, हमें दादी ने कभी आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, पर जो आप लोगों को हम देख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि दादी आज तक हमसे सच्चाई छुपाती रहीं। कमला जी बोली, नहीं विवेक, अपने बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। तभी मधु का बेटा बंटी बोला, पर दादी, मम्मी और चाचा जी आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हमने जब से होश संभाला है आपको हम लोगों के लिए और घर के लिए काम करते देखा है। अब आप अगर अपने लिए थोड़ा जीना चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्यों चाचा जी और पापा, आप लोग अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रमेश और दिनेश दोनों की नजरें नीचे झुक गईं। सुजाता कुछ कहती उससे पहले कमला जी बोली, बहू, मैं हर पुरानी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये नया जीवन पसंद नहीं तो तुम लोग अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हो। हाँ, मेरे महीने का पूरा खर्च तुम लोगों को उठाना ही होगा, और अगर तुम लोग नहीं माने तो मुझे हार कर पुलिस और कोर्ट का सहारा लेना होगा। चलो बच्चों, मैं बहुत टाइट हो गई हूँ, तो मैं आराम करने जा रही हूँ। विवेक बोला, दादी टाइट नहीं, टायर्ड। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ वहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे। सुजाता बोली, ये अम्मा जी को तो मैं ठीक कर दूंगी, बस आप लोग बीच में कुछ मत कहना। रमेश बोला, नहीं सुजाता,
तुम कुछ नहीं करोगी। कानून में आए हुए बदलाव के बारे में लगता है तुम नहीं जानती हो। आजकल वृद्धों के लिए कानून बहुत सख्त हो गया है। अगर अम्मा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हमारी खातिरदारी तो होगी ही, पता चला कि जेल में भी रहना पड़ जाए। क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? दिनेश बोला। हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। और वैसे भी अम्मा कितने दिन जिएंगी? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। तो चलो 5 साल हम उन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, फिर तो सब कुछ हमारा ही होगा। ये सुनकर चारों खुश हो गए और आगे की प्लानिंग करने लगे। पर वो ये भूल गए कि माँ तो आखिर माँ होती है। उनकी सारी बातें कमला जी ने सुन लीं। अगले दिन वो घूमने के बहाने एक वकील के पास गईं और घर के सारे कागजात बनवाए। घर को 4 हिस्सों में बांटा और उस घर को अपने पोते पोतियों के नाम पर कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक वो जिंदा रहेंगी सारी संपत्ति उनके नाम पर रहेगी, और जब उनके बेटे बहू 70 साल के हो जाएंगे तब इन्हीं पैसों में से उन्हें महीने का खर्चा दिया जाएगा। कमला जी वापस लौटी तो दोनों बेटे उनके पैर पकड़कर कहने लगे, अम्मा हमें माफ़ कर दो, हम तो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। इतना कहकर वो अपने झूठ मूठ के आंसुओं को पोंछने लगे। कमला जी मुस्कुराकर बोलीं, पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसू सच्चे नहीं लग रहे, पर कोई बात नहीं, अब समझ में आ गई ना बात। इसीलिए अब कभी भी मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना। और याद रखो, अब मुझे अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए जो तुम दोनों को बारी बारी से देना होगा। अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे वकील से बात करनी होगी। दोनों बेटे जल्दी से बोले, नहीं नहीं अम्मा, वकील और पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको महीने के खर्च के लिए 5,000 रुपये दे दिया करेंगे। फिर तो ठीक है। अम्मा जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं। इधर सुजाता और मधु के तन बदन में आग लग रही थी। गुस्से से दोनों पागल हो रही थीं। कुछ महीने बाद जब सारी सच्चाई उनके सामने आई तो उनके होश उड़ गए। अब उस घर में अम्मा जी का बोलबाला था। अम्मा जी अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटती थीं और अपने बेटों से कहती थीं, जो ये बच्चे बनना चाहते हैं उन्हें बनने दो, क्योंकि पैसा चाहे जितना भी कमा लो, जब तक अच्छे इंसान नहीं बनोगे वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। मेरे पोते पोती तो मेरा सहारा बन गए। न जाने तुम लोगों का व्यवहार आने वाली पीढ़ियों के साथ कैसा रहेगा, क्योंकि जो हम बोते हैं वही तो पाते हैं। दोनों बेटे बहू की नज़रें झुक गईं और उन्हें समझ में आया कि अम्मा जी ने कितनी बड़ी बात उन्हें समझा दी। चारों को अपने व्यवहारों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कमला जी अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुकी थीं और कहती थीं, बस कुछ साल जो बचे हैं उन्हें खुशी से जीना चाहती हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद तुम लोगों के मन में कुछ अच्छी यादें रह जाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही।